सो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स का नेचर कैसा है? पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। दैट मीन्स अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर 2 हैं और नंबर ऑफ सेल्स या फिर कंपार्टमेंट कह लीजिए 4 हैं, तो 4 कंपार्टमेंट्स में या 4 सेल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं क्योंकि सेम है, एक जैसे हैं, तो एक कंपार्टमेंट में एक सिंगल सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम भी है तो वो क्या है, उनका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक स्टेट में दोनों पार्टिकल एक साथ रह सकते हैं। जबकि जो आपकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वहाँ ऐसा नहीं है, एक सिंगल पार्टिकल जो है एक जैसा एक कंपार्टमेंट में एक ही रहेगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल in that case of Bose-Einstein statistics. So इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोस-आइंस्टाइन की हम कंसीडर करेंगे दैट वी हैव अ सिस्टम दैट कंटेन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सिमिलर जिस तरह से हमने प्रीवियस आर्टिकल करा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इनमें हमारा जो नंबर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज n1 n2 so on so nk number of particles having different compartments, k compartments हैं और जिसमें हर एक नंबर में अलग अलग पार्टिकल जा रहा है, तो n है टोटल n और अगर इसका समेशन कर दिया जाए that is I belongs to 1 to k, that should be constant, और अगर एनर्जी आपका कांस्टेंट है then if we differentiate that value dni, that is 0. now energy constant है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स इफ अगर हमारे पास n1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा रही हैं then they have u1 energy, here is u2 energy, therefore if we have total energy of the system is u, then their energy of first particle in first compartment, second particle second compartment so and so, ये एनर्जी जो है ये भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। so that means we can write this again ui and I belongs to 1 to k, that should also constant। और ये नंबर हमने फिर से क्या करा था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, तो ये नंबर जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, या कह लें हम कि हमारी सिस्टम की 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कंस्ट्रेंट्स मीन कंडीशंस, कि हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहे और साथ में एनर्जी जो है दैट शुड आल्सो कांस्टेंट। These are 2 conditions, 2 constraints. Now, मेन यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फिर जिसे हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं W क्या होगा इस केस में, what will be the W? So W कैलकुलेट करने के लिए हमने क्योंकि सिस्टम कंसीडर कर रखा है, यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स जो हैं nk पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग कंपार्टमेंट में जा रहा है। Now let us consider I have this ith compartment, ये वाला कंपार्टमेंट मैंने कंसीडर किया ith, ओके, दैट इज n ऑफ kth कंपार्टमेंट या फिर ni कंपार्टमेंट, ith कंपार्टमेंट मैंने कंसीडर करा और ith कंपार्टमेंट में मैंने कंसीडर किया यहाँ पर ni पार्टिकल्स हैं, ni पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल, और ni पार्टिकल अगर हैं तो मैं कंसीडर करती हूँ यहाँ पर जो कंपार्टमेंट में कंसीडर करूँ या नंबर ऑफ सेल्स में कंसीडर करूँ, लेट अस दे आर gi आर सेल्स।
Okay, so if there are Ni particle and Gi cells, then what will be the probability? So again मुझे क्या है कैलकुलेट करना यहाँ पर मीनिंगफुल अरेंजमेंट. Meaningful arrangement is nothing but W, and that is equals to total number of arrangements in the system divided by number of meaningless arrangements. Meaningless arrangements. Now the total this meaningful arrangements, that is totally depend on now number of arrangements in the system, in whole system number of arrangements और meaningless arrangements कितनी है. तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जो ith सिस्टम कंसीडर करा है उसमें मैंने Ni पार्टिकल्स, लेट अस कंसीडर दिस Ni पार्टिकल्स आर 2, Ni is equals to 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मीन्स बोसोन्स हैं ये, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बोसोन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज बोस-आइंस्टाइन है तो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोसोन्स कह सकते हैं. तो 2 बोसोन्स ले लिए मैंने और नंबर ऑफ सेल्स मैं कंसीडर करूंगी 4 सेल्स मैंने ले लिए यहाँ पर. ओके, तो अब ith कंपार्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए Ni पार्टिकल 2 ले लिए और सेल्स ले लिए 4. अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करनी है और साथ में मुझे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है सिस्टम में कितने निकल के आ रहे हैं. ओके, तो इसके लिए अगर मैं क्योंकि मैंने कंपार्टमेंट सॉरी नॉट कंपार्टमेंट बट सेल्स मैंने कंसीडर करे, दैट इज G इक्वल 4, दैट मीन 1 2 3 4 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 2. बोसोन्स मैंने 2 लिए. तो देखिए अब बोसोन्स हैं आपके एक जैसे हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है. ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड दिस इज 4 जी. तो फर्स्ट नंबर यहाँ गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ जो वो वेकेंट रहेगा. नेक्स्ट सिमिलरली अब क्या होगा, पार्टिकल आपके यहाँ जाएंगे और ये खाली रहेगा. नेक्स्ट इस तरह से अरेंजमेंट्स जो निकल के आएंगे मेरे पास, ये भी वेकेंट रहेगा, यहाँ पर आएंगे ये वेकेंट रहेगा. इस तरह से एक और अरेंजमेंट बनेगा, दिस इज वेकेंट 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 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर. नाउ अरेंजमेंट आपका बना यहाँ पर 2 0 0 0, यहाँ बना आपका 0 2 0 0, then 0 0 2 0, here is 0 0 0 2. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस तरह से बहुत सारे निकल के आएंगे हमारे पास. अब 1 1 का केस भी निकल के आएगा, देन 0 0, देन 1 0 1 0 0, इस तरह से बहुत सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पर निकल के आने हैं. तो मुझे जस्ट फोकस किस पे करना है, मुझे फोकस करना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन द सिस्टम. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिस्टम में कितने हो सकते हैं. अगर मेरे पास पार्टिकल्स कितने, दैट इज Ni पार्टिकल्स, और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने कैलकुलेट होने हैं यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जब सिस्टम में Gi सेल्स थी, देन देयर इज Gi minus 1 partitions. How?
देखिए यहाँ पर GI सेल्स हमने 4 कंसीडर करे, 1 2 3 4, तो पार्टीशन इनके बीच कितना है? पार्टीशन मीन्स जो सेपरेट कर रहा है रीजन, इसको एक पार्टीशन, दूसरा और ये तीसरा। ओके, तो GI minus 1 partitions, that means 4 minus 1 that is equal to 3, तो 3 partitions हैं यहाँ पर। ओके, तो जितना नंबर आपका G होगा उससे माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा? पार्टीशन होगा, नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो देखिए अब नंबर ऑफ पार्टीशंस एक लेस हुआ सेल से, 4 minus 1 3। तो अगर सिस्टम में GI सेल्स हैं, यहाँ पर तो GI सेल्स कितने थे? 4 थे, तो 4 में पार्टीशंस कितनी है? 3, 1 2 एंड 3, 3 पार्टीशंस हैं। तो अगर आपके पास GI सेल्स हैं तो पार्टीशंस कितनी होंगी? उसमें एक लेस होगी। ओके, जिस तरह से यहाँ पर है, तो GI पार्टीशंस हुई, और GI पार्टीशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आने हैं? Ni plus GI minus 1, ये ऑब्जेक्ट्स आने आपके। कैसे? क्योंकि आपके पास अगर मैं कंसीडर करूं ये एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर n मेरे पास 2 है, तो देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे यहाँ पर? 2, n is 2 plus GI minus 1 is 3, that is 5. Okay, so GI minus 1 partitions, Ni plus GI minus 1 objects can be arranged, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, that is total number of permutations of Ni particles and GI minus 1 Ni particles हैं और GI minus 1 that is partitions is given by Ni plus GI minus 1 फैक्टर। ओके, तो ये लाइन जो है आपने इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ Ni particles, okay, Ni particles and GI minus 1 partitions is given by, कितने परमुटेशंस होंगे? ये परमुटेशन आएगा आपका नंबर Ni plus GI minus 1। ओके, नाउ क्योंकि आपके पास Ni पार्टिकल्स हैं, तो Ni पार्टिकल्स अगर मैं 2 लूं तो इन 2 पार्टिकल्स को मैं देम सेल्फ अगर अरेंज करूं, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास जितना नंबर होता है पार्टिकल्स का, n अगर 100 है तो n इज इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल नंबर जो है दैट इज n फैक्टोरियल। वहां पर हमारे पास क्या निकल के आती थी? मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। ओके, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर अगर मेरे पास Ni पार्टिकल्स हैं और उनको देमसेल्फ अरेंज किया जाए तो मेरे पास कितनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आनी है? दैट मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आर Ni फैक्टोरियल। ये तो Ni पार्टिकल्स के लिए है। नाउ अगर हम पार्टिकल्स को देमसेल्फ अरेंज कर रहे हैं तो ये जो बॉक्स है मेरे पास, अगर इसको भी मैं अरेंज कर दूं, देखिए ये वाला बॉक्स है मान लीजिए, तो इसको मैंने अरेंज करा, ये लास्ट वाला मैंने फर्स्ट में रख दिया, सेकंड यहाँ रखा और ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया। ओके,
तो अगर मैं ये जो अरेंजमेंट्स हैं, पार्टीशंस हैं, 1 2 3, ये 3 पार्टीशंस हैं, इनको पार्टीशंस को भी अगर देमसेल्फ अरेंज किया जाए तो आपकी जो मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आनी है दैट इज gi-1, ये जो पार्टीशन है आपकी यहाँ पर जो पार्टीशंस हैं उनकी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितनी आनी है, वो भी आपकी कितनी आएंगी, gi-1 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर अब हमारे पास, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स W, that is total number of arrangements and meaningless arrangements. So हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परमोटेशंस हैं Ni पार्टिकल्स की Gi पार्टीशन Gi-1 पार्टीशन में इतना नंबर है, और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स जो हैं वो ये निकल के आती है। Okay, so therefore that equation, let us say 1 is equals to W is equals to Ni plus Gi-1, साथ में फैक्टोरियल ओवर, बिकॉज ये इक्वेशन है आपका ओवर जो मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं दैट इज Ni एंड Gi-1, Gi-1 factorial and Ni factorial. So ये W जो है ये आपने किसके लिए कैलकुलेट करा, ith पार्टिकल्स के लिए या फिर ith सिस्टम के लिए। ये जो ith सिस्टम है इसके लिए W कैलकुलेट करा आपने, only for this cell या फिर this compartment. So W of this compartment is Wi, ith compartment. So अगर प्रोबेबिलिटी ith कंपार्टमेंट के लिए निकल गई तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, बाकी कंपार्टमेंट की भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका W जो है ith सिस्टम के लिए ये है, तो सिमिलरली हम होल सिस्टम के लिए कैसे लिखेंगे, दैट इज W होल सिस्टम का इज इक्वल्स टू W1 into W2 into W3 so and so up to WK, क्योंकि हमारे पास कंपार्टमेंट कितने अप टू K तक, और यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, W1, यहाँ W2 होगी, यहाँ W3 होगी, इस तरह से so and so WK. So therefore इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपका प्रोडक्ट है दैट इज I is equal to 1 to K and W of I vary from 1 to K. So therefore total W is for whole system is pi vary from 1 to K and Wi is equation 2 Ni plus Gi minus 1 factorial over Gi minus 1 factorial Ni factorial. This is equation 3. So हमारा टारगेट क्या है, टारगेट अगेन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करना है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर कह लें जो स्टैटिस्टिक्स है वो आइंस्टाइन की वो हमने कैलकुलेट करनी है, और ये सारा जो है ये क्वांटम मैकेनिकली यूज हो रहा है, और क्लासिकली जो था क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को जो है सॉल्व कर रखा है, और इसका जो रिजल्ट आता था दैट वाज Ni is equals to Gi over exponential alpha plus beta ui.
ये रिजल्ट निकल के आता था। अब सिमिलरली जो स्टेप्स हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में स्टडी करे और वन बाय वन जो अप्लाई करे, वही हम स्टेप्स जो हैं यहाँ पर बोर्ड साइंस स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करेंगे और सिमिलर रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पर -1 आएगा, -1 आएगा इसके साथ। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3, वहां पर हमने क्या किया था, W लिखा, then after W we take the log and then we take the differential. So similarly यहाँ पर भी क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 3 में भी सिमिलर स्टेप फॉलो करने हैं। So let us take the logarithmic of equation number 3. So therefore taking log of equation 3 implies log W is equals to summation I is equals to 1 to k, and that product, because product is replaced by summation, so log of Ni plus Gi minus 1 factorial minus ln Gi minus 1 factorial, डिवाइड में है ये, माइनस ln Ni factorial. So now apply Stirling formula, that is log of n factorial is equals to n log n minus n. In equation 4, that implies log W is equals to summation I is equals to 1 to k. Now be careful while applying the Stirling formula. So Ni Gi minus 1 n log n minus n then minus summation इसके होल में आएगा ये सारा. So second is Gi minus 1 log of Ni Gi minus 1 minus of Gi minus 1. चल इसमें भी लगा लेते हैं Stirling formula, that is not a big deal. So again Ni log of Ni minus of Ni, that is complete. Now let us solve further. I is equals to 1 to k, Ni plus Gi minus 1 log of Ni plus Gi minus 1. तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है विदाउट लॉग, एक टर्म आपके पास ये है विदाउट लॉग, एक ये है और लास्ट में एक ये है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो माइनस Ni, नेगेटिव साइन बाहर था, ये अंदर ले लिया आपने, नेगेटिव ऑफ Gi माइनस माइनस इज प्लस 1, देन Gi माइनस 1, क्योंकि ये लॉगरिथमिक वाला टर्म है इसको एज इट इज लिख लो Gi माइनस 1, और साथ में माइनस Gi और माइनस माइनस प्लस 1, देन लास्ट टर्म इज Ni log of Ni and minus minus again plus Ni. तो देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रही है टर्म्स Ni
then second negative, that is your -1, here is -1, so this will be in square bracket. ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा और यहाँ ये वैल्यू जो है नेगेटिव जब अंदर गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू जो है यहाँ पर that will be -1, that will be -1. So look it here, ni is cancelled, then gi also, and +1 -1. तो जो रेस्ट हमारे पास इक्वेशन रहती है दैट इज समीशन i इक्वल टू 1 to k ni plus gi minus 1 log ni plus gi minus 1. यहाँ पर विदाउट लॉग जो टर्में हैं आपकी सारी कैंसिल हो चुकी हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. सो हमारे पास जो रेस्ट इक्वेशंस हैं वो सारी क्या हैं, लॉगरिथमिक में है, प्रोडक्ट है इसके लॉगरिथमिक के साथ, वो टर्म्स आपने एज इट इज लिख देनी है. माइनस ऑफ एन आई log of ni, that is log w. So log w आपने सॉल्व कर लिया. लेट अस इक्वेशन 5. सो इक्वेशन 5 में अब आपने डिफरेंशियल लेना है, दैट इज d log w. सो डिफरेंशिएटिंग दिस 5. अब देखिए जब 5 हमने डिफरेंशिएट करना है तो हमें पता है हम ni के रिस्पेक्ट करते हैं इसको, और gi जो है वो कांस्टेंट रखना है. तो यहाँ देखिए आप ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन बना, यहाँ पर बिकॉज gi कांस्टेंट हमने रखना है, gi इज कांस्टेंट. अगर gi कांस्टेंट है तो ये सारी टर्म्स जो है वो क्या हो जाएगी, 0. और यहाँ पर अगेन ni और log ऑफ ni है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा ये भी. तो आपने लॉगरिथमिक के साथ यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड जो है वो डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू dni लेना है और बाकी जो है gi ये 0 कर देना है. सो देयरफॉर टेकिंग द डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट d log w is equals to summation I is equals to 1 to k. समीशन जो है होल सबका है ये कॉमन. तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट एज इट इज. तो इसको लिख लेते हैं हम, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल जब आपने लिया तो ये बना इस तरह से, इंटू डी एन आई, रिस्पेक्ट डी एन आई कर रहे हैं, प्लस डी एन आई सेकेंड एज इट इज log of ni plus gi minus 1 second function as it is और integration of differential of first. तो यहाँ पर क्या बनेगा, dni. ओके, इसका बना dni और ये जो है ये आपका चला गया as it is. नेक्स्ट टर्म इज, ये फर्स्ट सॉल्व करी हमने, सेकेंड टर्म तो आपकी 0 हो चुकी है, एंड थर्ड टर्म दैट इज माइनस ऑफ अगेन यहाँ पर जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड. तो फर्स्ट एन आई, फर्स्ट फंक्शन एन आई एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड और साथ में डी एन आई प्लस, अब फर्स्ट जो है फर्स्ट इसको लेना सेकेंड इसको, तो log ऑफ डी एन आई
log of ni और साथ में dni। रेस्ट जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, नाउ अगेन यहाँ पर कैंसल आउट हुआ ये, और यहाँ पर भी कैंसिल हुआ। देन रेस्ट इज summation I is equals to 1 to k dni plus log of ni plus zi minus 1 साथ में dni minus dni and minus यहाँ पर है, that is minus log of ni and dni. So it's very simple. Now we solve further. Now see, here dni and dni again cancel, and rest is very simple, that is summation I is equals to 1 to k log of ni plus zi minus 1 dni minus of log of ni and dni. Now taking dni common, that I is equals to 1 to k dni and log ni plus zi minus 1 minus of log of ni, that is d log w. So ये बना आपका इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद हमारी कंडीशन जो है, दैट इज वी आर इंटरेस्टेड दैट d log w शुड बी 0, और 0 कब होगा, व्हेन इट इज एट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। सो देयरफॉर this equation is summation I is equals to 1 to k dni log of ni plus zi minus 1 और साथ में minus of log of ni that equal to 0. Now ni प्लस zi माइनस 1 जो है, इसको आपने इक्वेट कर लेना है ni प्लस zi के इक्वल, क्योंकि आपका ni नंबर जो है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर, ओके। और यहाँ पर -1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही, उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू दिस वन। सो समीशन i इक्वल टू 1 to k dni log of ni plus zi minus log of ni, that is equals to 0. Now equation 7. Now again use Lagrangian method of undetermined multipliers. Then हम क्या करते हैं, अल्फा समीशन dni and बीटा समीशन ui dni जो है यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। So in the next step we will take that dni, because dni बोथ साइड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम बाहर ले लेंगे इसको, log of ni plus vi minus log of ni minus alpha minus beta ui, that is equals to 1 or 0. Now because
as the variation is in DNI, इसमें वेरिएशन है DNI में, तो रेस्ट जो है इसे हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा, log of ni plus gi minus of log of ni is equals to alpha plus beta ui. Then again logarithmic हैं दोनों terms, then log of ni plus gi over ni again, that is equals to alpha plus beta ui. Now it is very simple. Again take the exponential of equation 8 implies log अब log जो है log और exponential यहाँ पर simple हो जाएगा, यहाँ ni plus gi over ni is equals to exponential alpha plus beta ui. Now ni जो है डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर, तो ni1 plus gi over ni is equals to exponential alpha plus beta ui. Again gi ni is equals to exponential alpha plus beta ui. Similar step है, -1 यहाँ चला गया -1 +1 then -1, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. अब क्या बनेगा, ni is equals over gi is equal to exponential 1 over alpha plus beta ui -1. ये आपका जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाएगा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. या फिर फर्दर इसको अगर हम अगले स्टेप में लिखना चाहें, दैट इज ni is equals to gi over exponential alpha plus beta ui -1. सो हमारा टारगेट क्या था, टारगेट था यहाँ तक पहुँचना, और हमें पता था कि ये जो है आपका ये वैल्यू जो है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. यहाँ डिफरेंस क्या है, जस्ट आपका -1 यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके, दैट इज -1. ये डिफरेंस है यहाँ पर. सो बीटा अगर मैं 1/kt ले लूं, then it will be ni is equal to gi over exponential alpha plus ui over kt -1. या फिर अगर सेपरेट करें यहाँ पर इसको, तो अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल ui over kt -1. तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है इसके लिख सकते हैं. जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज दिस. सो टारगेट इज सॉल्यूशन आप यहाँ तक निकाल लेंगे. अगेन वेरी सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट d log w. ओके, d log w. सबसे पहले आप w लिखेंगे, probability w, then taking the log and then differentiate it. So यहाँ पर जो मेन टारगेट है आपका दैट इज टू फाइंड द w. और w कैसे फाइंड करना है, आपने फॉर्मूला यूज करना है w का, दैट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन द सिस्टम. टोटल सिस्टम अरेंजमेंट्स कितनी है और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितना है. और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में कितनी निकल के आ रही, दिस वन. ni पार्टिकल्स और gi-1 पार्टीशंस हैं, इन सब का मीनिंगलेस अरेंजमेंट आएगा. और साथ में ni पार्टिकल्स हैं, उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, तो परमोटेशन जो है या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो कितनी आनी है, इतना नंबर आएगा. Okay, so this is all about our Bose-Einstein statistics. Next we will do third, that is Fermi
Dirac statistics. Steps again same है, just we have to calculate W, that is very important.